बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल 1526 बादशाह बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव रखी। फिर बचे हुए पावरफुल हिंदू किंगडम्स को हराकर वो बर्रे सगीर के अनडिस्प्यूटेड मोस्ट पावरफुल कॉन्करर बन गए थे, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़ी जंगें जीती। सबसे पहली बैटल ऑफ पानीपत, वहां इब्राहिम लोदी हारे। फिर बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा। बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें ईस्टर्न अफगान्स और बंगाल सल्तनत की कंबाइंड फोर्सेस थी, जिसके बाद ये रीजन का सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया था। और इन्हीं सक्सेस के बीच बादशाह बाबर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी कंसोलिडेट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने एक मिलिट्री जनरल मीर बकी ताशकिंदी को ऑर्डर दिया कि वो अयोध्या में एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर कराएं। इसे बनवाने के 2 बड़े रीजन थे। पहला, ये नए एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेजेंस और उसकी शान की निशानी होती, और दूसरा, मुगल एम्पायर इंडिया में दावा और इस्लामिक कैंपेन को बढ़ावा देना चाहता था, और इसका फायदा भी हुआ। अयोध्या के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूला। आज अयोध्या की टोटल आबादी 30 लाख की है, जिसमें से 5 से 6 लाख मुसलमान हैं और हजारों मस्जिदें हैं। जिस जगह पर हिस्टोरिक बाबरी मस्जिद थी, उससे कुछ ही दूरी पर फिर से कई मस्जिदें हैं। बहरहाल 1528 में मस्जिद का काम शुरू हुआ और 1529 में मुकम्मल हो गया। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली 325 साल तक बिना किसी डिस्प्यूट के मस्जिद में नमाज होती रही। किसी ने क्लेम नहीं किया, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। ना ही संत तुलसीदास जैसे राम भक्त ने कोई शिकायत दर्ज कराई, जिनकी मुगल कोर्ट के कई नवरत्न और एम्परर अकबर के साथ पर्सनल जान पहचान थी, जो हिंदू रिवाइवलिज्म में एक बड़ा नाम है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने लायक कुछ था ही नहीं। इतने साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और भी कुछ ग्रुप शामिल थे, वो मस्जिद में घुसकर दंगा कर रहे थे। पूरे 1850s में अयोध्या में टेंशन और दंगे रहे। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर कहा कि मस्जिद के सेंट्रल डोम के ठीक नीचे हिंदुइज्म के प्रिंसिपल डाइटी राम का जन्म हुआ था। यहां पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मुगल्स ने मस्जिद बनाई है। उसके बाद फर्दर वायलेंस की और कई खबरें आई कि पंजाब का एक बाशिंदा, जिसका नाम निहंग सिंह फकीर है, वो अपने निहंग सिख साथियों के साथ मिलकर मस्जिद को घेर रहा है, मस्जिद को नापाक करने की कोशिश कर रहा है, मस्जिद की दीवारों पर दूसरे धर्म के नाम और साइन बना रहा है, इवन मस्जिद में घुसकर उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। ये उस वक्त के शाही इमाम की शिकायत पर रिपोर्ट्स लिखी थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके खिलाफ। हालांकि इस कहानी को सिख कम्युनिटी की सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के किसी भी रेफरेंस को लेने के लिए सिख कम्युनिटी से बात करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस कहानी को रिजेक्ट क्यों किया और असली माजरा क्या है, इसे हम आगे समझेंगे। लेकिन फिर आया 1858। इमाम की शिकायत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उन एलिमेंट्स को वहां से हटाया। फिर सेफ्टी के लिए मस्जिद के इनर कोर्टयार्ड को आउटर कोर्टयार्ड से डिवाइड कर दिया। मतलब वहां ईंटों की एक 5-6 फीट की दीवार बना दी, जिससे कि दोनों जगहें डिवाइडेड हो जाएं। अंदर का इलाका मुसलमानों का और बाहर का हिंदुओं का। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपको डिस्प्यूटेड 2.77 एकड़ की प्रॉपर्टी का मैप समझना होगा। ये वाला एरिया मस्जिद है, उसके कुछ आगे वो दीवार है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था ताकि प्लॉट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सके। ये एक चबूतरा है, ये दूसरा चबूतरा है, और फिर ये तीसरी हिंदू साइट है। ये प्रॉपर मैप है और इस पूरे को लेकर डिस्प्यूट था। उसके बाद ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर 27 साल बाद सन 1885 में संत रघुबर दास नाम का एक साधु फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर अर्जी डालता है कि उसे मस्जिद के आउटर कोर्टयार्ड में, जो हिंदुओं का है, वहां पर जो राम चबूतरा नाम वाली जगह है, उस एग्जैक्ट जगह पर 17 बाय 22 फीट का एक मंदिर बनाना है। इसकी उसे इजाजत चाहिए। इसमें मस्जिद और इनर कोर्टयार्ड पर कोई क्लेम नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि इनके पास कोई सबूत है नहीं, ये बस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि ये आगे एक मजबूत बेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा कर सके। और इससे आने वाले टाइम पर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ेगा और हालात पहले जैसे हो जाएंगे। इसलिए 1886 आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। फिर लगभग 50 साल तक अमन रहता है, लेकिन उसके बाद 1934 में अयोध्या में दंगे हो जाते हैं और उसमें मस्जिद का एक गुंबद डैमेज हो जाता है। पर बाद में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उसको ठीक करवा देता है, और ये कोई एहसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी मस्जिद ट्रेडिशनली एक सरकारी बिल्डिंग की तरह काम करते हुए आ रही थी। ब्रिटिशर्स से पहले अवध के नवाब और नवाबों से पहले मुगल्स सब खर्चा और देखरेख करते हुए आए थे। फिर आया 1947, कंट्री आजाद हुई, कानून में बड़ी बड़ी बातें ऐड की गई, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, मेरिटोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ। लेकिन महज 2 साल के अंदर 1949 में 60-65 एक्सट्रीमिस्ट ने मिलकर मस्जिद को डेसेक्रेट किया और वहां पर बुत रख दिया, और शोर मचाने लगे कि यहां पर अपने आप मूर्ति प्रकट हो गई है। उसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू और होम मिनिस्टर मिस्टर वल्लभ पटेल, दोनों ने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को और अयोध्या के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि मूर्ति को फौरन बाहर निकालो। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा करने से मना कर दिया कि इससे टेंशन बढ़ जाएगी। अच्छा, जब मूर्ति रखी गई तो टेंशन नहीं होगी, लेकिन बाहर निकाली जाएगी तो टेंशन हो जाएगी।
इसे कहते हैं कंप्लीट मेजॉरिटेरियनिज्म। फिर सेकुलर सरकार ने मस्जिद को डिस्प्यूटेड बताकर उस पर ताला लगा दिया, नमाज पर पाबंदी लग गई और हिंदुओं को आउटर कोर्टयार्ड में पूजा की इजाजत दे दी। फिर दिखावे के लिए कुछ इन्होंने एक आध स्टेप्स लिए, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान मुसलमानों का हुआ था, इसलिए अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ था और लगभग 35 साल तक सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। इन्हीं 35 सालों के बीच कई साइट्स की तरफ से मल्टीपल केसेस किए गए, जमीन पर मालिकाना हक के लिए कई खेल खेले जा रहे थे। इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी भी इस मैटर पर एक्टिव हो गई थी। 1981 में बीजेपी फॉर्म हुई, जनसंघ डिसॉल्व हो गया, लेकिन इनकी भी हालत पॉलिटिकली जनसंघ जितनी ही खस्ता थी। इन्हें एक मुद्दा चाहिए था अपने आप को चमकाने के लिए, और वो मुद्दा इन्हें मिला 1984 में, क्योंकि उस वक्त तक यह मुद्दा इंडिया की पॉलिटिक्स का सेंटर बनने वाला था। वीएचपी ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, लेकिन रैली को आगे रोकना पड़ा था क्योंकि उसी वक्त इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। साथ में पंजाब और कश्मीर के हालात बहुत खराब थे, सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी अपने पीक पर थी, साथ में इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस भी घुटनों पर थी। लेकिन बीजेपी को अपनी खूनी सियासत करनी थी। इनके पास 2 ही सीट्स थी और पोलराइजेशन के लिए अच्छा मुद्दा चाहिए था, और यह मुद्दा इन लोगों को बेस्ट लग रहा था। उन्होंने फिर यही सब शुरू कर दिया, जोर जोर से इस मुद्दे को उठा रहे थे। इसी मुद्दे ने बीजेपी को 2 सीट से 85 सीट्स पर पहुंचा दिया। बीजेपी ने वीपी सिंह के साथ मिलकर सरकार बना ली और ये लोग मजबूत होते चले गए। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल उगल कर कंट्री में मजबूत हो रही थी और कई स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस स्ट्रांग हो गई। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था बीजेपी के नेताओं का कि इन लोगों ने सन 1990 में एक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, जिसमें गुजरात के सोमनाथ से कई इंडियन स्टेट से होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक जाते। लेकिन इनकी इस रैली को बिहार के अंदर लालू की गवर्नमेंट ने रोक दिया। वहां पर रोक के एलके अडवाणी और बहुत सारे बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी 40,000 कर सेवक किसी ना किसी तरह अयोध्या पहुंच गए। वहां मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने इन्हें रोका, हजारों गिरफ्तारियां हुई और इनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। उस झड़प में पुलिस ने फायर कर दिया, जिसमें 20 वीएचपी के मेंबर मारे गए। और इन्हीं सारी बातों की पॉलिटिकल बुनाई करके बीजेपी अगले साल 1991 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गई और कल्याण सिंह सीएम। फिर इन लोगों ने एक साल में ही प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। पूरी दुनिया इंडिया के सेकुलरिज्म का तमाशा देख रही थी। मुरली मनोहर जोशी, एलके अडवाणी और एक लेडी उमा, इन तीनों ने 1.5 लाख के करीब की रैली बाबरी मस्जिद के पास ऑर्गेनाइज की, लोगों को भड़काया और फिर उन लोगों ने मस्जिद के पाक स्ट्रक्चर को गिरा दिया। फिर वही एज ओल्ड प्रोपेगेंडा और खाना पूरी चालू। यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बैन की। पीवी नरसिम्हा राव मतलब कांग्रेस के उस वक्त के पीएम, उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने की बात की, मस्जिद को फिर से बनाने की बात की, कंट्री में शांति की अपील की। लेकिन बीजेपी के इस पागलपन ने पूरी कंट्री को दंगों में झोंक दिया था। लगभग 2000 लोग मारे गए और ब्रॉडर वे में पूरे साउथ एशिया को, लगभग पूरे साउथ एशिया में 3000 लोग मारे गए। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बीजेपी की मेहरबानी से दंगे हो रहे थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में गुस्सैल भीड़ ने सैकड़ों मंदिरों को गिरा दिया। बीजेपी को फॉर्म हुए 12 साल भी नहीं हुए थे और इन्होंने पूरे साउथ एशिया के लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना दिया था। फिर बाबरी मस्जिद के शहीद होने के ठीक 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रान कमीशन बनाया गया, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एमएस लिब्रान को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इस मैटर पर फुल इंक्वायरी करे और अपनी रिपोर्ट पेश करे। फिर बस मुसलमानों के बीच में वही चल रहा था, इंसाफ का इंतजार, लाचारगी से सेकुलर पार्टीज की तरफ देखना। वो अपनी सियासत में बिजी थे, उन्हें पहले ही पता लग गया था कि रिजल्ट क्या होगा। ये सब तो बस खाना पूरी चल रही है। अब आप इसे मुसलमानों का पागलपन कह लें या भोलापन, वो उस सेकुलर पार्टी से उम्मीद कर रहे थे जिस पार्टी के टेन्यूर में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है। अब कोई ये कहे कि मेडवल टाइम के इतने मजबूत स्ट्रक्चर को पूरे दिन दंगाई तोड़ रहे थे और हम उसे बचा नहीं पाए, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा। और 6 साल पहले सन 1986 में उमेश चंद्र पांडे नाम के लोकल लॉयर ने जब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की कि बाबरी मस्जिद के अंदर हिंदुओं को पूजा करनी है, तो उसकी इजाजत राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने दी, कांग्रेस ने दी। इन्होंने सियासत के लिए मस्जिद का ताला खोला और उसे लाइव टेलीविजन पर दिखाया, क्योंकि 1 साल पहले शाबानो केस खत्म हुआ था। वहां पर राजीव गांधी के ऊपर यह इल्जाम लगा था कि ये बड़े प्रो मुस्लिम है, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। और 1 साल में राजीव गांधी ने उस बात को प्रूव कर दिया, मस्जिद को टारगेट करके। हालात को इतनी तेजी से अपने खिलाफ होता देख मुस्लिम्स ने 86 में ही फॉर्म की AIBMAC मतलब ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। बहरहाल फिर आया साल 2009, लिब्रान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की जो 1029 पेज की थी फुल इंक्वायरी के बाद, जिसमें मस्जिद के डेमोलिशन को प्री प्लान्ड और कॉन्स्पिरेसी बताया गया था, जिसकी तैयारी 8 से 10 महीने पहले ही की गई थी। इसमें नाम आए बीजेपी के कई बड़े नेताओं के, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, एलके अडवाणी और एक लेडी उमा। इनके साथ 68 लोगों के और भी नाम थे। वहां तैनात एक लेडी पुलिस ऑफिसर अंजू गुप्ता का कहना था कि इस तरह की स्पीचेस दी बीजेपी के नेताओं ने, जिससे लोग ट्रिगर्ड हुए, उन्हें भड़काया गया, इसीलिए उन लोगों ने जाकर डेमोलिशन को अंजाम दिया।
देन आया साल 2010, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट पर अपना जजमेंट दिया और जजमेंट क्लियरली फेथ की बुनियाद पर दिया गया था। यहां पर 3 इक्वल हिस्सों में 3 अलग अलग पार्टीज को लैंड डिवाइड करके दिया गया। 2.77 एकड़ की प्रॉपर्टी का पहला हिस्सा मिला हिंदू माइथोलॉजी के प्रिंसिपल डाइटी राम को। इंडिया में ये एक अजीब सी चीज है कि मूर्ति और डाइटी भी अपना केस लड़ सकते हैं और उन्हें एक हिस्सा भी मिल गया। और दूसरा हिस्सा मिला निर्मोही अखाड़ा को, ये इस साइड वाला, और तीसरा हिस्सा मिला ये वाला सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। जजमेंट से कोई भी खुश नहीं था क्योंकि मुसलमानों की तो लड़ाई ही मस्जिद के एरिया को लेकर थी, वो आउटर कोर्टयार्ड की बात ही नहीं कर रहे थे। 2014 में बीजेपी आई, इन्हें अपने सारे पाप धुलने थे, अपने आप को व्हाइट कॉलर पार्टी बनाना था, तो ये अपनी व्हाइट वॉशिंग में लग गए। फिर क्या, इन्होंने अपनी सारी गलतियों को छुपाने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होने के लिए भी इन्हें एक अच्छा मुद्दा चाहिए था, तो बीजेपी ने वही किया। इकोनॉमिक कंडीशंस से इन्हें मतलब नहीं, भुखमरी में इंडिया टॉप कर रहा है, 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, चाइना लैंड ग्रैब कर रहा है, गरीबी बढ़ रही है, लेकिन मुद्दे वो सब नहीं है। असली मुद्दा है एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा, मुस्लिम्स को कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे, और उसके बेस पर हमें वोट्स चाहिए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो समझ से बाहर था, जिसे फेथ की बुनियाद पर दिया गया था। वो ओल्ड कोर्ट सही साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल, और 2006 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इनफॉलिबल नहीं हैं, बस फाइनल हैं, और उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से सही साबित कर दिया। जजमेंट क्या था, किन बेसिस पर दिया गया था, और मुस्लिम साइट्स कैसे अपनी ज्यादातर बातों को सही साबित कर चुकी थी, उन सारी बातों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले 2020 में स्पेशल कोर्ट ने लेब्रान कमीशन में आए एक्यूज्ड को क्लीन चिट दे दी। ये थी इंसाफ की पूरी कहानी। एक मशहूर कहावत है कि हुकूमतें कुफ्र पर चल सकती हैं मगर जुल्म पर नहीं। क्लियरली इंस्टीट्यूशंस किसी के दबाव में हैं, लेकिन झूठ का सहारा लेकर ताकत से हासिल की गई कोई भी चीज उसी तरह छिन भी जाती है। राम त्रेता युग में थे, मतलब आज से ऑलमोस्ट 9 लाख साल पहले, लेकिन आज का जो अयोध्या है उसमें सबसे पुरानी ह्यूमन सेटलमेंट 2700 से 3000 साल पुरानी है। NBPW या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर की रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज है। बात इतनी पुरानी है कि एंशिएंट अयोध्या की लोकेशन अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। नेपाल के पीएम KP शर्मा ओली ने क्लेम किया था कि उनके यहाँ जो अयोध्यापुरी है वो असली अयोध्या है, इंडिया ने फेक अयोध्या बना रखा है। उनका कहना था कि राम और सीता दोनों ही नेपाली हैं। ये इंडिया ने झूठ बोला है कि राम इंडिया के हैं और सीता नेपाल की। फिर विद इन इंडिया और कई लोकेशंस हैं, एक लोकेशन हरियाणा में है, और अगर आप ब्रॉडर वे में देखेंगे तो साउथ एशिया में और कई लोकेशंस दी हुई हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स हैं, जिसमें डिफरेंट नाम, डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट कहानियां हैं। कई बार तो सेम कैरेक्टर्स की डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। टाइबेटियन वर्जन है, नॉर्थ इंडियन वर्जन है, साउथ इंडियन वर्जन है, वेस्टर्न वर्जन है, नॉर्थ ईस्टर्न वर्जन है, इवन आदिवासी वर्जन है। कहीं पर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो रही है, कहीं सैड एंडिंग हो रही है। 1975 में ASI की तरफ से आर्कियोलॉजिस्ट BB लाल ने जो रिपोर्ट्स पेश की थी, उनमें एक भी बार कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया गया कि उससे पहले टेंपल एग्जिस्ट करता था, ना इससे पहले वो उस बात को एडमिट कर रहे थे। बस 1990 में उन्होंने एक सरप्राइजिंग क्लेम कर दिया था, लेकिन उस बात का कोई बेस नहीं था। इस बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, जहां पर उन्होंने कुछ बातें एक्सेप्ट की, जिसमें सबसे पहला था कि 1949 में जो डेसेक्रेशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ, मतलब मस्जिद को नापाक किया गया, वो क्रिमिनल एक्ट था और वायलेशन ऑफ लॉ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में जो डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हुआ, मतलब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, वो भी क्रिमिनल एक्ट और वायलेशन ऑफ द लॉ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। फिर अगर आप ASI की रिपोर्ट देखेंगे तो उन लोगों ने भी कहा था कि नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा कि वहां पर टेंपल था। टेंपल वाली बात पूरी तरह गलत है। अब मुस्लिम्स की लड़ाई किस चीज को लेकर थी? सबसे पहला कि हमने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया। अगर कोई ऐसा करता है तो इस्लामिकली वो जगह नमाज पढ़ने के लायक नहीं है जहां पर मूर्ति पूजा होती हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया। दूसरा, हमने कहा 1949 में जो नापाक किया गया मस्जिद को, वो गलत है और इसकी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया। हमने कहा 1992 में जो डेमोलिशन के कॉन्स्पिरेटर्स हैं, साथ में जो डेमोलिशन करने वाले हैं, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया। अब आप एक बार सोचो कि अगर तोड़ना इलीगल है, इसका मतलब अगर ये इलीगल एक्ट नहीं हुआ होता तो स्ट्रक्चर होता, और स्ट्रक्चर होता तो दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता था। इसका मतलब इन्होंने की एक सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी। इससे दो फैक्ट निकल के आते हैं। पहला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, ASI की रिपोर्ट में भी वही था। लेकिन अब ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मस्जिद तोड़कर ही मंदिर बनाया गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने फैसला टाइटल और एविडेंस के बेस पर दिया है, लेकिन कुछ चीजें थी जिनकी वजह से लोगों के मन में शक पैदा हुआ, जिसमें सबसे पहला था कि निर्मोही अखाड़ा को पूरी तरह एक्सक्लूड क्यों किया गया, जबकि 1850 से वो लोग सबसे बड़ी साइड हैं जो इस लैंड को मांग रहे थे कि जमीन हमारी है, लेकिन वो दी गई प्रिंसिपल डाइटी को। इसे माना गया बैलेंस एक्ट लोगों की तरफ से। उसके बाद दूसरा था कि अगर मुस्लिम्स केस हार गए थे, वो एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ लैंड प्रूव नहीं कर पाए थे, तो उसके बराबर के रेट का उसी अहमियत वाला और उससे बड़ा प्लॉट कोर्ट ने क्यों ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि वो मुस्लिम साइड को प्रोवाइड कराए। इसे कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया अपोजिट साइड के हक में, उसमें इन्होंने ओरल एविडेंस से टाइटल डिसाइड किया है। जैसे निहंग सिंह वाला एक वाकया था कि निहंग सिंह यहां पर इसलिए आया था क्योंकि इससे पहले गुरु नानक यहां पर आए थे। जन्म साखी में ये चीज मेंशन है कि 1510 और 1511 के बीच में वो यहां आकर राम की पूजा कर रहे थे। तो हो सकता है ये वही मंदिर हो जिसे मुगल्स ने तोड़ दिया था और वहां मस्जिद बना दी थी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सिखिज्म है वो हिंदुइज्म की एक ब्रांच है, कोई इंडिपेंडेंट मजहब नहीं है। इसीलिए सिखों की सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हिंदू पक्ष तोड़ मरोड़ के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को पेश कर रहा है, ये सारी बातें झूठी हैं, इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं सिख हिंदू नहीं है, सिख मूर्ति पूजा नहीं करता, सिख एक फॉर्मलेस गॉड को मानता है। और रही बात गुरु नानक की, तो वो सिर्फ अयोध्या नहीं गए, वो पूरी दुनिया की डिफरेंट रिलीजियस साइट्स पर घूम के आए हैं। उसके बाद जो डॉक्टर मंजीत रंधावा हैं, उन्होंने एक पिटीशन तक फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। यही नहीं, जो सिखों की रिलीजियस असेंबली है उसने भी इस बात को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है, और उसमें जो ओपोजिशन है उसने तो कहा कि हमें इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर जहां उस रिलीजियस ग्रुप के लोग नहीं मानते जिनके बारे में बात हो रही है, उसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर बात है एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ लैंड की। इन्होंने कहा कि 18th और 19th सेंचुरी में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, कुछ ऑथर्स थे जो इंडिया आए थे, उन लोगों के नोट्स में ये बातें लिखी हुई हैं कि वहां पर 1857 से पहले दोनों ही लोग अंदर पूजा करते थे। तो आप एक बार सोचो कि अगर किसी मस्जिद के अंदर हिंदू जाकर पूजा कर रहे हैं, तो ये तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की कमी हो गई। हमारे पास ज्यादा बेहतर जुडिशियल सिस्टम है, वो इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। वहां मस्जिद है, 400 साल से वहां नमाज हो रही है, इमाम है, और 150 साल पुराना तो ये डिस्प्यूट है। तो कैसे आप एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ लैंड में मुस्लिम्स को कह सकते हैं कि ये प्रूव नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ आपने कहा कि अपोजिट साइड ने आउटर कोर्टयार्ड में रेगुलर अपनी प्रेयर्स की हैं, और अंदर के लिए आपने मिस्टर पैट्रिक की बात सुन के पूरे प्लॉट का फैसला कर दिया। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल उठा कि वाकई में ही क्या ये टाइटल और एविडेंस के बेस पे फैसला दिया गया था। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाकर एक पूरा बेस बनाया और 2 सीट से 303 सीट्स पर पहुंच गई, और दूसरी तरफ वो कम्युनिटी जिसे टारगेट किया गया था वो वहीं की वहीं है, वो सेकुलर पार्टीज की तरफ देख रही है, उन्हीं पार्टीज की तरफ जिन पार्टीज ने इस काम में सामने वाली पार्टी का हाथ बटाया। नेशनल हेराल्ड एक मीडिया आउटलेट है जिसे कांग्रेस के कुछ नेता चलाते हैं। उन लोगों ने जजमेंट को क्रिटिसाइज करके कुछ रिपोर्ट्स बनाई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इन्हें क्रिटिसाइज किया, वैसे ही इन लोगों ने वो सारी रिपोर्ट्स डिलीट कर दी अपनी वेबसाइट से। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।